Hello everyone, I am Askin Nigam, your chemistry teacher, and in today's session we will learn two topics of chapter number 3 of NCERT Chemistry class 12th, that is electrochemistry. So both topics are very interesting. The first one is fuel cell and another one is corrosion. So let's move towards the explanation and stay tuned. So the heading is fuel cell. फ्यूल सेल की को अगर हम डेफिनेशन वाइज समझाएं तो फ्यूल सेल्स, क्योंकि अब की बार इस बोर्ड एग्ज़ाम में भी 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया था इसके बारे में। तो फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें फ्यूल डायरेक्टली कंबशन फ्यूल का होता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। मीन्स देयर इज़ ए कंबशन, डायरेक्ट कंबशन ऑफ फ्यूल, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और फ्यूल क्या हो सकते हैं? जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। सो दीज मे बी द फ्यूल, और ये फ्यूल जब जलेंगे तो ये सीधे इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाते हैं इसको हम फ्यूल कहते हैं। मीन्स इफ़ द फ्यूल इज़ डायरेक्टली undergoing combustion and it is producing electric energy, then it is termed as fuel cell. Okay, तो ये फ्यूल सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फ्यूल सेल का सबसे पहले तो हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है, H2O2 फ्यूल सेल। ओके, तो H2O2 फ्यूल सेल से पहले इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री से मतलब मेरा कि थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों आया एग्जिस्टेंस में। क्योंकि जितने भी हमारे कन्वेंशनल मेथड हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करूं तो थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 40% की एफिशिएंसी होती है। 40% की एफिशिएंसी मतलब कि क्यों ऐसा होता है? 60% की एनर्जी लॉस क्यों होती है? क्योंकि जैसे उसमें पहले हम कोल को बर्न करते हैं, कोयल कंबशन होता है, फिर वो एनर्जी जनरेट करता है, उस एनर्जी से बॉयलर से वाटर बॉयल करता है, फिर स्टीम जनरेट होती है, फिर स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है, देन टरबाइन डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप, और जितने स्टेप्स होंगे ऑब्वियसली उतने स्टेप्स में एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी घट जाती है। इसी वजह से फ्यूल सेल एग्जिस्टेंस में आए, और फ्यूल सेल के हिसाब से ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें फ्यूल डायरेक्टली कंबशन करता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है। जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारा H2O2 फ्यूल सेल है, जिसका डायग्राम आप देख रहे हो। इस H2O2 फ्यूल सेल में दो गैसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, H2 गैस और O2 गैस, और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम की हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। डायग्राम में आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि इसका एनोड क्या होगा। तो एनोड और कैथोड दोनों ही हमारा पोरस कार्बन होता है, एक्चुअली पोरस कार्बन होता है, और इसके अंदर से हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, H2 गैस थ्रू पोरस इलेक्ट्रोड। एक पोरस इलेक्ट्रोड होगा, उससे हमने H2 गैस को पास किया। ये हमारा हो जाएगा एनोड, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज होना है, H2 को H+ में कन्वर्ट होना है। और कैथोड हो जाएगा ऐसे ही O2 गैस थ्रू पोरस इलेक्ट्रोड। ओके, और ये इलेक्ट्रोड किसके हैं? ग्रेफाइट के हैं, मतलब कार्बन के हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि जैसे ही आप इसमें इसके बीच में कंटेनर में आप देखो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट में उसमें क्या लिखा हुआ है? KOH या NaOH, दोनों में से आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के बिना ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी। ओके, देन आती है बात एनोड की रिएक्शन की। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? क्योंकि आपने हाइड्रोजन को उधर से सप्लाई दिया हुआ है, तो ये हो जाएगी 4H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स आउट 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एवरीथिंग इज़ बैलेंस। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ कैथोड की रिएक्शन। जैसे आपने कैथोड में ऑक्सीजन गैस को पास किया तो O2 गैस रिएक्शन करेगी, 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 4OH माइनस। ये हमारी कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी। देन ओवरऑल मीन्स नेट रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी? नेट रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही इट इज़ 2H2 2 4 and 4। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। सॉरी फॉर दिस करेक्शन, इट इज़ 2H2 नाउ। तो इस रिएक्शन को हम लिखेंगे जब, तो इट इज़ 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O लिक्विड। तो ये हमारी नेट रिएक्शन बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने
जहाँ पर भी जो चीज़ सेम हो रही है, जैसे इधर से 4 इलेक्ट्रॉन 4OH माइनस 4OH माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, बिकॉज जितने यूज्ड हुए, जितने प्रोड्यूस हुए वो सब आप माइनस कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसकी नेट रिएक्शन हो जाएगी। नाउ फ्यूल सेल की सबसे इम्पॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इसको इस्तेमाल कहाँ किया गया था? ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, और कुछ अमेरिकन कंपनीज़ भी इसको अपने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा हमारा एनर्जी रिसोर्स हो सकता है, जिसमें हम लेस एक्सपेंसेस में अपनी इलेक्ट्रिकल ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ ये बहुत हाईली एफिशिएंट होगा, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेड तो 100% एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी इसकी एक्सपेक्ट की जाती है, पर 60% तक इसको अचीव कर लिया गया है, और बाकी सारे मेथड्स में तो 30-40% ही है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन सब में। नाउ नेक्स्ट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंस, की मैं आपको बता रहा हूँ इसके एडवांटेजेस क्या क्या है ना। तो पहला एडवांटेज मैंने क्या बताया, इसकी हाई एफिशिएंसी। द एडवांटेज में पहला है हाई एफिशिएंसी, दूसरा है कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअस एनर्जी जो है ये देता रहता है, कंटिन्यूअस एनर्जी देता है। जब तक आप H2O2 पास करते रहोगे तब तक ये एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज़ ये पोल्यूशन फ्री होता है। तो ये इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। अदर्स हमारे गैल्वेनिक सेल या अदर टाइप के हमारे जितने भी मेथड्स हैं जिनसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। नाउ हम एक और टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कोरोजन। ओके, तो वो डायग्राम से आप समझ लीजिएगा, जो भी चीज़ें रह गई होगी या आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हमारी अगली जो हेडिंग है वो कोरोजन की है। कोरोजन, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं इट इज़ अ स्लो ईटिंग अ प्रोसेस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रिएक्टिव मेटल। सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो रिएक्टिव मेटल की होती है, उसकी धीमे धीमे जब वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, और इन्वायरमेंट में भी किसके कांटेक्ट में? ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली यही है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इट इज़ स्लो ईटिंग अ प्रोसेस। तो लगभग सारे कुछ जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जिसमें गोल्ड आता है, प्लैटिनम आता है, पैलेडियम आता है, इनको छोड़ के लगभग सारे मेटल्स में कोरोजन फिनोमेना होती है। और इस सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं कोरोजन, तो वो आयरन में दिखाई पड़ती है, जिसको हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो कोरोजन ऑफ आयरन इज़ टर्म्ड एज रस्टिंग। एंड इसी तरीके से सिल्वर, जैसे हमारे घरों में ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के और सिल्वर के, तो लेडीज़ जनरली पहनती हैं। तो गोल्ड में आप देखो कि कई सालों तक शाइन बरकरार रहती है, पर जो सिल्वर की जैसे पायल हो गई या और ब्रेसलेट्स हो गए, तो ये धीमे धीमे ये इनके जो कलर है वो टार्निश हो जाता है। टार्निश का मतलब थोड़ा सा डल हो जाते हैं, ब्लैकिश होने लगते हैं। देन उसके बाद कॉपर, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर। हमारे घर में कॉपर के अगर वेसल्स होते हैं उनमें अगर आप देख सकते हो। देन इस तरीके से बहुत सारे हैं। इन सब में जो ऊपर दूसरे तरह के मेटल्स की लेयरिंग अगर आपको या कंपाउंड की लेयरिंग दिखाई पड़ती है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया? रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे बेसिक एग्जांपल है। तो आज हम रस्टिंग ऑफ आयरन की ही बात करेंगे। तो कोरोजन एक्चुअली है क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटीरिएशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर। एयर और वाटर के साथ रिएक्शन की वजह से जो इसकी टॉप मोस्ट लेयर का जो लॉस हो रहा है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ओके, नाउ कोरोजन होने के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, सारे पे नहीं जाना है हमें। हम सीधे इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की बात करेंगे कि वाई दिस कोरोजन इज़ कंसीडर्ड इन द electrochemistry chapter, because it is also a kind of electrochemical phenomena, or you can say it is also a kind of phenomena जिसमें redox reaction perform होती है। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें इस कोरोजन में जो डायग्राम में आप देख सकते हो, एनोड क्या है? जो प्योर आयरन हमारा होता है, ये हमारा एनोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसीलिए इसको हम एनोड कैथोड से समझ रहे हैं। ओके, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ कैन यू डिफाइन द कोरोजन ऑफ या रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। तो यू हैव टू राइट द एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन and net reaction, and in this corrosion one more reaction is added that is termed as atmospheric oxidation। तीन तो आपको पता ही है, एनोड, कैथोड और नेट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन आपको जो याद करनी है वो कौन सी है? वो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ओके, तो जो प्योर
आयरन होता है ये हमारा एनोड बनता है, और जो कैथोड होता है ये कैथोड हमारा इम्प्योर पोर्शन होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये इम्प्योर पोर्शन क्या होता है। तो रस्टिंग जनरली तभी होती है जब सरफेस इरेगुलर होगी या उसके ऊपर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी पाई जाएगी। ओके, तो इम्प्योर पोर्शन जो होगा वो हमारा कैथोड का काम। इम्प्योर पोर्शन का मतलब आप कुछ भी कह सकते हो कि मान लेते हैं वहाँ वाटर की ड्रॉपलेट ही है, वही इम्प्योर पोर्शन बन जाएगी। ओके, तो सरफेस इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। अगर सरफेस इरेगुलर होगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे जाके स्टे करेंगे और रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर स्मूथ है तो चांसेस बहुत घट जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। तो एनोड की रिएक्शन क्या हो रही है, क्योंकि एनोड आयरन है तो आयरन की रिएक्शन तो आपको पता ही है, क्या करता है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आयरन की एनोड की रिएक्शन। ना बात करते हैं डायग्राम में भी समझते जाइएगा। इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इम्प्योर पोर्शन में पहुँचेगा और वहाँ पर H+ आयन अवेलेबल होगा। ये H+ आयन कैसे बनता है ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि पहले मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ कि रिएक्शन कैथोड की क्या हो रही है। रिएक्शन हो रही है आपकी 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2S2O। ये आपकी कैथोड की रिएक्शन है। पर ये H+ आयन आया कहाँ से, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा, कोरोजन कब होता है, वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये H+ आयन आया कहाँ से, क्योंकि वाटर की ड्रॉपलेट हैं तो आपको पता है वो H+ और OH- तो बना ही सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे है तो वो क्या करेंगे, CO2 और H2O मिलके बनाएगा H+ प्लस HCO3-, मतलब ये H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, जिससे H+ आयन निकल रहा है, और यही H+ आयन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो H+ आयन बनने की प्रोसेस यहाँ पे समझाई जा रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, और यही कार्बोनिक एसिड H+ आयन रिलीज़ करता है। ओके, तो इट इज़ HCO3-, यहाँ से H+ आयन निकला। अब आती है इसकी नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 2Fe प्लस 4H प्लस O2 गिव्स आउट 2Fe2 प्लस 2H2। तो ये तो हो गई नेट रिएक्शन। अब मैंने आपको एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट बताई थी जो इसमें पूछी जाती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ये रस्ट बनी कैसे, क्योंकि रस्ट जो है ये हम रस्टिंग की बात कर रहे हैं, और रस्टिंग जो है वो रस्ट है क्या, इट इज़ Fe2O3.XS2, ये इसका फॉर्मूला होता है रस्ट का, Fe2O3.XS2, दिस इज़ रस्ट। तो ये Fe2O3 बना कैसे, कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसमें भी देखिए डायग्राम में भी आपको रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। इसमें जो Fe2+ रिलीज़ हुआ है, ये Fe2+, यही Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये होगा 4Fe2+, दिख रही है रिएक्शन आपको, यस, 4Fe2+ के साथ साथ O2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस 4H2O गिव्स आउट 2Fe2O3 प्लस 8H+। ओके, ये एक रिएक्शन हो गई जिसमें आपने देखा 2Fe2O3 बन गई। अब यही 2Fe2O3 जो है वो X वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा और ये बनाएगा Fe2O3.XH2। ओके, दिस इज़ रस्ट। यही जो रिएक्शन है ये हो गई रस्ट, दिस इज़ रस्ट। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोरोजन और रस्टिंग, यू कैन से। आई थिंक आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोजन भी। ओके, अगर आपको सारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिले सारे वीडियोस बनाने का। ओके, लास्ट टॉपिक, इस कोरोजन से हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज कोरोजन इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ दिस कोरोजन, बिकॉज ऑफ दिस रस्टिंग, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जैसे ब्रिजेज़ हैं या और भी बहुत सारे मटेरियल्स। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहला बैरियर मेथड, प्रोटेक्शन करने का, प्रिवेंशन करने का तरीका क्या है, कोरोजन से कैसे प्रिवेंशन करेंगे। तो प्रिवेंशन का जो पहला मेथड है वो बैरियर मेथड है।
बैरियर मेथड में हम बैरियर मेथड का मतलब बैरियर लगा देंगे। और बैरियर कैसे हो सकता है, जैसे हमने उसके ऊपर कोई केमिकल की लेयरिंग कर दी या फिर हमने उस पर पेंट चढ़ा दिया। तो अब की बारी बोर्ड एग्ज़ाम में आया था कि एक्वा सोल्यूशन से हम जिस एक्वा सोल्यूशन से हम लेयरिंग करते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है बिस्फेनॉल। ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो ये बिस्फेनॉल है जो कि एक एक्वा सोल्यूशन जिससे प्लेटिंग करके हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग कर सकते हैं बिस्फेनॉल यानी कि एक्वा सोल्यूशन से आप उसको प्लेटिंग कर सकते हो। देन ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ये सब बैरियर मेथड में आएगा। एंड द थर्ड वन इज़ आप किसी रिएक्टिव मेटल की प्लेटिंग कर सकते हो उसके ऊपर। जो रिएक्टिव मेटल की प्लेटिंग क्यों करते हैं, जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये आयरन को बचा ले जाएगा कि वो डिस्ट्रॉय ना होने पाए। दूसरा है हमारा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर एज बैरियर मैथड, बस इसमें सैक्रिफिशियल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल जिंक है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, इन सारे रिएक्टिव मेटल से प्लेटिंग कर देते हैं जिससे कि जिंक की ऑक्साइड बन जाएगी। जिंक अपने ऑक्साइड बना के उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फेनोमेना को हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम जिंक की लेयरिंग करते हैं आयरन के ऊपर। क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनाइजेशन। जो GI पाइप आप सुनते हो, आपके घर में कभी प्लम्बर ने काम किया हो या किसी मैकेनिक ने कुछ काम किया हो, GI पाइप का नाम लेते हैं, वो यही होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की लेयरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से वो कोरोजन से बच जाता है। ओके, क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देन ऐसे ही जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी रस्ट सोल्यूशन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या होते हैं, ये सिंपली कुछ सोल्यूशंस हैं जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन कार्बोनेट। तो एल्कलाइन फॉस्फेट या फिर एल्कलाइन क्रोमेट, आप अगर इनके सोल्यूशन से आप प्लेटिंग कर दोगे तो भी रस्टिंग रुक जाएगी। ओके, तो ये सारे मेथड से प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक फिनिश। तो समझ में आ गया हो तो लाइक करके शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।